सभी। मेरा नाम है हेमंत सिंह और ये है आपका प्यारा सा चैनल समर्पण नीट। और आज हम यहाँ पे अपना छोटा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ये जितना छोटा है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है और ये हर जगह लिंक भी होता है। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आप साथ ही साथ अपना रिवीजन कर करके क्वेश्चन भी लगाते रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जैसे जैसे आप रिवाइज करके क्वेश्चन लगाते हो वो कॉन्सेप्ट उसी टाइम पे मतलब एक होता है ना, याद हो जाता है, आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा साथ साथ देखते रहना। और हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे अपना सारा चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी तो अपना इस पे फोकस करते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। 2-3 पॉइंट है वो खाली ध्यान रखना है, उसके बाद आगे हम चलते हैं, ठीक है। अंश मेयर, सबसे पहला तो इनका डेट ऑफ बर्थ, सेंचुरी इनकी पूरी हुई थी। और सेंचुरी से सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोलते हैं, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। और नेक्स्ट पॉइंट अपना है, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था, ही गेव बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे, कि उसमें फोकस मेनली इस पे किया है कि हम अपने आसपास क्या क्या चीज़ें देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में, कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट्स देख रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं। मेनली इन्हीं दो चीज़ पे बाइफरकेट किया है। एक बार देख लेते हैं। अराउंड अस, अराउंड अस मतलब अपने आसपास दो तरह की चीज़ों पे फोकस किया है इन्होंने। सबसे पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर है हैबिटेट्स। हैबिटेट्स अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स की बात करी गई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले तो अपने घर में छोटे छोटे हम जो पौधे वगैरह लगा देते हैं, पॉटेड प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स हो गए, माइग्रेटिंग बर्ड्स हो गए, माइग्रेटिंग बर्ड्स, गैलोपिंग हॉर्स, या फिर अटैकिंग शार्क्स। एक सेकेंड, अटैकिंग शार्क्स। माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या होती हैं? माइग्रेटिंग बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं कि जो कई किलोमीटर तक उड़ के दूसरे एरिया में जाती हैं। वो क्यों जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे उनकी नेचुरल कंडीशन, मतलब जैसे कुछ हुआ, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए और वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ से उड़ के कई किलोमीटर तक दूर जाती हैं और तब तक वहाँ पे स्टे करते हैं जब तक यहाँ पे कंडीशंस नॉर्मल नहीं हो जाती। तो जब क्या कहते हैं, कंडीशंस नॉर्मल हो जाती है तब ये वापस आ जाते हैं। तो इन बर्ड्स को ये माइग्रेटिंग बर्ड्स बोल रहे हैं। दूसरा अपना गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग हॉर्स दौड़ते हुए घोड़े। और अटैकिंग शार्क मतलब शार्क्स जिस तरह से अटैक करती हैं वो भी चीज़ें हैं। फिर हम डिफरेंट हैबिटाट्स देख रहे हैं। सबसे पहला तो डेजर्ट्स वगैरह और हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स हो गई, और हो गया डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस हो गए, एक्सेट्रा। हॉट स्प्रिंग्स गर्म पानी वहाँ पे रहता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट
यहाँ पे मतलब ये आपने सुना होगा पेड़ जो अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, मतलब पतझड़ आता है ना, मतलब उस तरह की चीजें हैं कि पत्तियां जो छोड़ देते हैं पेड़, उसे डेसिडुअस फॉरेस्ट कह रहे हैं उस जंगल में। ठीक है, और यहाँ से हम आगे जाते हैं जिसमें एक 3-4 लाइन लिखी है अपने अगले टॉपिक के शुरू होने से पहले, उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि लिविंग में, लिविंग कह लो या लाइफ के बारे में क्वेश्चन अराइज हो, उससे 2-3 बातें कहेंगे उसमें। एक है अपना इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दूसरा हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, इनसाइड अ सेल। और एक बात इसने करी है इंटरेक्शंस की, इंटरेक्शंस कह लो या कोऑपरेशन कह लो। कोऑपरेशन का भी वही मतलब होता है साथ साथ। इंटरेक्शंस में कई चीजें आ जाती हैं कि कितने अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स आपस में। ये हम आगे इकोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल है कि कोई कॉम्पिटिटर की तरह एक्ट कर रहा है, कोई म्यूचुअलिज्म की तरह एक्ट कर रहा है कि साथ में उन्हें एक दूसरे से फायदा है, और कोई किसी पे अटैक कर रहा है, मतलब अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस हैं। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, पहले तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब देख लो। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है एक तरह की कंफ्यूजन, एक तरह की समस्या टाइप का। तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि हमारा जो नेचर है, जो पर्यावरण है, उसमें जो समस्याएं हैं, उसमें जो कभी होता है कि कोई चीज अच्छी लग रही है हमें, कभी कोई चीज अजीब सी दिख रही है, तो एक तरह का कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट तरीके से दिखता है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, एक छोटा सा सेल होता है, उसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक भी देखने को मिलता है कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं छोटे से सेल के अंदर। वो भी सेल का भी साइज आप जानते हो माइक्रोमीटर में होता है। फिर आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मैंने आपको बताया क्या होता है, इसमें 2 तरह का इंटरेक्शन होता है। पहले तो इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरा इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी। मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन किसी एक पॉपुलेशन में, ये एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर मेंबर्स हैं, अब इनका आपस में इंटरेक्शन अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये है आपका पॉपुलेशन और ये है आपके मेंबर्स। कम्युनिटी क्या होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस हो, अलग अलग पॉपुलेशन, इसके अंदर ये है मेंबर्स, ये अलग अलग पॉपुलेशंस के बीच में इंटरेक्शन बता रहा है। इस पूरे कंप्लीट को हम कह रहे हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशंस को हम कम्युनिटी कह रहे हैं, और पॉपुलेशंस के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे अपना डिफाइनिंग फीचर्स देखने वाले हैं कि लिविंग के फीचर्स क्या हैं और उन्हें डिफाइन कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। मुझे पता है ये चीज़ एनसीईआरटी से कट गई है, बट मे भी हम पढ़ लें तो कुछ कंफर्म नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेगा। हमारे एनसीईआरटी से कटा है, बट उन्होंने क्लियर कट नहीं लिखा है एनटीए वालों ने कि ये टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं। तो हम सेफ साइड रख के एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें वो खाली नोट डाउन करके एक बार उन्हें रिवाइज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं रहेंगे। आप तब तक नोट कर लो इसको। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। डिफाइनिंग फीचर से पहले एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चंस किया है कि व्हाट इज लिविंग
एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हालांकि इन दोनों क्वेश्चन में से हमें सिर्फ पहले क्वेश्चन पे जाना है, क्यों? क्योंकि ये है साइंटिफिक और ये है फिलोसॉफिकल वन। ये फिलॉसफी पे बेस्ड है और ये साइंटिफिक है, मतलब जिसे हम पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो हम इस पे भी जाने वाले हैं। और इसके क्वेश्चन पे हमें ना बात भी करनी है ना बुक में लिखा भी है। तो हम आते हैं कि लिविंग को डिफाइन क्या क्या करता है, डिफाइनिंग फीचर्स। उसके लिए फीचर्स ऑफ लिविंग हम देखते हैं कि इनमें से कौन है जो लिविंग को प्रॉपरली डिफाइन कर देगा। पहला तो है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है हमारा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो पहले से हम उठाते हैं ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। इन चारों में से हम देखेंगे कि कौन सा है जो एग्जैक्टली डिफाइन करता है लिविंग को। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ में ये पॉइंट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल प्लस इंक्रीज इन साइज। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ के जुड़वा कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन साइज, ये चीज होनी है। हम देखते हैं इसमें एक तो पहले यूनिसेलुलर में देखते हैं कैसी ग्रोथ होती है, फिर हम आते हैं मल्टी सेलुलर पे। ये यूनिसेलुलर है, फिर हम आएंगे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कैसे ग्रो करता है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक सिंगल सा सेल, ठीक है। इनमें पहली चीज तो ग्रोथ, सेल का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो ये डिवाइड कर जाएंगे, तो ये ग्रोथ वाला तो कंप्लीट हुआ। इसमें ये होता है कि ग्रोथ के साथ साथ इनका रिप्रोडक्शन भी काउंट होता है। कैसे बताता हूँ। रिप्रोडक्शन, सिंगल सेल में सेल का डिवाइड होना उसका रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सेम टाइप का सेल बना देता है। ये अपनी डेफिनेशन भी है रिप्रोडक्शन की। तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होता है, साइमल्टेनियसली। इसलिए इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव इवेंट। मतलब ये चीजें साथ साथ हो रही है, इसलिए हम ये टर्म दे रहे हैं इंक्लूसिव इवेंट। ठीक है, फिर एक होता है एक्सक्लूसिव इवेंट, जो कि होता है कि एक बार पहले ग्रोथ होती है फिर रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर में ग्रोथ किस तरह की होती है, पहले तो प्लांट्स में, फिर देखेंगे हम एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है, प्लांट्स में ग्रोथ होती है अनलिमिटेड।
अजीब सा लगा ना कि प्लांट्स अनलिमिटेड ग्रो करता है। हाँ, क्योंकि प्लांट्स जब तक जिंदा रहता है उसमें मेरिस्टेम हर जगह प्रेजेंट होता है, और मेरिस्टेम में होता है डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेम में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है। समझाता हूँ। इनमें ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम हर जगह प्रेजेंट होता है और मेरिस्टेम में सेल्स अपने आप डिवाइड करते रहते हैं और अलग अलग जगह पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। और ये आते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स में कैसे ग्रो होता है? इनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है और दूसरी चीज यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब और लिमिटेड का मतलब, लिमिटेड ग्रोथ होने का मतलब है एक सर्टेन एज के बाद आपकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ने वाली है। यूनिफॉर्म ग्रोथ का मतलब इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनके बॉडी का हर पार्ट, हर मतलब चाहे उंगलियां हो, हाथ पैर हो, सब प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मतलब बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म का ये मतलब हुआ, ये अपना यहाँ पे हुआ। फिर हम देखते हैं, एक होता है इंक्लूसिव टर्म, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक मतलब होता है अंदर से ग्रो करना। फिर एक होता है एक्सट्रिंसिक, बाहर से ग्रोथ होना थ्रू डिपोजिशन। इंट्रिंसिक वर्ड यूज होता है लिविंग के लिए, ये होता है नॉन लिविंग के लिए। क्लियर? इंट्रिंसिक, एक सेल है, ग्रो किया, बड़ा हो गया। एक्सट्रिंसिक, एक छोटा सा सैंड का पहाड़ है, इस पे डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन, और अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया कुछ टाइम बाद थ्रू डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स या कोई भी चीज। ये हुआ इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक भी हमें पता चल गया। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है। तो नॉन लिविंग ग्रो कर रहा है तो हम ये कंक्लूजन लिखेंगे, नॉन लिविंग शो ग्रोथ, हेंस, एक सेकेंड, नॉन लिविंग ग्रोथ शो कर रहा है और एनिमल्स भी लिमिटेड ग्रोथ शो कर रहे हैं। एनिमल्स स्टॉप ग्रोथ आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो यहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं, हेंस ग्रोथ is not a defining feature of living। कि मतलब ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं निकला। नेक्स्ट हम आएंगे रिप्रोडक्शन वाले पे, और रिप्रोडक्शन को चेक करेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर होता है या नहीं होता है। तब तक आप नोट कर लो। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। हम देखने वाले हैं कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर निकलता है कि नहीं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नाम सुनते ही दिमाग में वो मीनिंग आता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी को हम कहते हैं कि इनडायरेक्टली जो मीनिंग आ रहा है ना रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही, उसी को हम कह रहे हैं इम्प्लिसिट, जो इनडायरेक्टली हम मतलब सोच रहे हैं। बट जबकि रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल भी होता है। देखते हैं, और पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन की, कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस of making organism of its own kind। अपने तरह का ऑर्गेनिज्म बनाना
रिप्रोडक्शन है, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। और एक वर्ड जो मैंने अभी कहा इम्प्लिसिट, वो एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि वी इम्प्लिसिट रिप्रोडक्शन एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी वर्ड की बात कर रहा था ना, इम्प्लिसिट, कि हम रिप्रोडक्शन को एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही समझते हैं। इम्प्लिसिट मतलब चाहे आप हिडन कह लो, हिडन मीनिंग जो हम सोचते हैं, या फिर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये क्लियर हुआ। बट सम reproduce asexually। अब asexually कौन रिप्रोड्यूस करते हैं? जैसे एक तो बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग किस में होती है? हाइड्रा में। ये सिर्फ ऐसे लिखा रहा हूँ कि ध्यान रहे कि एसेक्सुअली कौन कौन रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सब तो अपने प्लांट किंगडम वगैरह में पढ़ेंगे। कुछ होते हैं स्पोर्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि फंजाई, या और एक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू फंजाई भी करता है, प्रोटोनीमा भी, प्रोटोनीमा ये मॉस में होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हमने देख लिया। और एक चीज और बुक में लिखी हुई है कि some organisms, some do not reproduce, like जैसे कि म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, फिर आया इनफर्टाइल कपल, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को एज ए कैटेगरी ले रहे हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं लिविंग का, पर हम देख रहे हैं कि ये तो कुछ ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ से अपना कंक्लूजन निकाल लेंगे। हेंस रिप्रोडक्शन is also not a defining feature of living, कि ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। ये आप नोट कर लो। फिर हम देखते हैं कि कॉन्शियसनेस पे, अरे मेटाबॉलिज्म पे, उसके बाद कॉन्शियसनेस आएंगे। मेटाबॉलिज्म में हम देखते हैं एक बार कि वो लिविंग को डिफाइन करता है या नहीं करता है। फिलहाल ये तो नहीं कर पाया, उस पर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म से, देखते हैं ये क्या बताता है मेटाबॉलिज्म। इसमें तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला तो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स के बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल्स लगातार चेंज होते रहते हैं। केमिकल्स चेंज continuously, केमिकल्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं।
इसमें एक टर्म है अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन catalyzed by an enzyme। केमिकल रिएक्शन जो कि कैटेलाइज्ड होती है एंजाइम से। कैटेलाइज का मतलब क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा देना, उसको कहते हैं कि कैटेलाइज्ड हो गई रिएक्शन। एंजाइम जो उसको स्पीड मतलब बढ़ा रहा है। फिर आता है हमारा मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक लाइन और लिखी है एनसीईआरटी में मेटाबॉलिक रिएक्शन को लेके कि मेटाबॉलिक रिएक्शन is a living reaction। living reaction कि मेटाबॉलिक रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम के द्वारा हो रही है। एंजाइम के द्वारा हो रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि लिविंग होगा, क्योंकि एंजाइम का सोर्स ही लिविंग है। ये जहां से पाया जाता है ना, इसका सोर्स ये एक लिविंग सेल है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली लाइन थी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अ लिविंग रिएक्शन, एंजाइम के द्वारा हो रही है इसलिए क्योंकि एंजाइम का सोर्स लिविंग सेल है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज लिखी है, कैन ऑल्सो अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन। नॉन लिविंग कंडीशन में भी ये रिएक्शन हो सकती है, ये ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग है, तो आप बोलोगे लिविंग नहीं है, बट लिविंग रिएक्शन जरूर है। लिविंग और लिविंग रिएक्शन दोनों में डिफरेंस ये है, लिविंग होता है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप की बात कर रहा है, बट एक लिविंग रिएक्शन वो हम बाहर भी करा सकते हैं। वो एनसीईआरटी में भी लिखा है कि एक होता है टेस्ट ट्यूब वाला इन विट्रो और एक है इन विवो। वो इसी लाइन के बारे में समझाया। इन विट्रो यूज किया है इसने टर्म कि नॉन लिविंग कंडीशन, नॉन लिविंग कंडीशन ये है टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एंजाइम के प्रेजेंस में। इन विवो इन लिविंग कंडीशन, इन लिविंग कंडीशन जैसे कि एक सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है, कुछ बन रहा है या कुछ टूट रहा है। और साथ ही साथ ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, एंजाइम कैन बी फंक्शनल outside can be functional in non-living condition, non-living conditions। ये नॉन लिविंग कंडीशंस में भी वर्क कर सकता है और लिविंग कंडीशंस में भी वर्क कर सकता है। यहाँ से हमें ये दो चीज हमने देख ली, इन विट्रो वाला और इन विवो वाला।
और साथ ही साथ एंजाइम का भी हमने देख लिया कि इसका सोर्स लिविंग होता है। अभी हमें अपने कंक्लूजन पे आना है कि क्या ये लिविंग को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट अगर आप मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करोगे तो रिएक्शन आपकी इसमें भी हो रही है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग को डिफाइन करता है तो उसका आंसर है नहीं। बट क्या वो लिविंग रिएक्शन है तो वो बिल्कुल सही है। बट आपसे मेटाबॉलिक पाथवे लिख दिया तो मेटाबॉलिक पाथवे कभी भी नॉन लिविंग कंडीशन में नहीं होगी। ये मेटाबॉलिक पाथवे हमेशा एक लिविंग सेल में होगी, क्योंकि पाथवे में टोटल मेटाबॉलिक रिएक्शन वो नंबर ऑफ चेन बनती चली जाएगी, वो एक सिर्फ लिविंग कंडीशन में ही हो सकती है। और चाहे आपको मेटाबॉलिज्म भी बोल दे, ये मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म का मतलब आपका ये होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन occur inside a cell, inside a cell। एक सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये भी लिविंग का, जो ये लिविंग को ये भी डिफाइन कर रहा है। चाहे आप मेटाबॉलिज्म बोल दो, मेटाबॉलिज्म, या फिर आप कह लो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यही मतलब होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। अपना ये कंप्लीट होता है कि ये डिफाइनिंग फीचर हुआ हमारा मेटाबॉलिज्म। बस ये चीज ध्यान रखना है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन वाली चीज को आप लिविंग मत बोल देना, लिविंग रिएक्शन जरूर है बट नॉट अ लिविंग। दो चीज यहाँ पे एक वर्ड है, एक एनाबॉलिक है और एक कैटाबॉलिक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। सिंपल सा मीनिंग है एनाबॉलिक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब पैचअप, कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकअप। मतलब ये है फॉर्मेशन, कोई चीज बनेगी, कैटाबॉलिक यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा, चीजें यहाँ पे टूटेंगी। ये आप एक बार नोट कर लो, फिर हम चलते हैं कॉन्शियसनेस पे। यहां से हम कॉन्शियसनेस को टच करते हैं। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर भी है या नहीं है। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? कॉन्शियसनेस मतलब किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अभी स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल चेंज, एक्सटर्नल चेंज इन द, एक्सटर्नल चेंज इन द एनवायरमेंट। अब वो कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल में मम्मी ने गरम चिमटा मार दिया, फिजिकल उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ सकता है। केमिकल मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड के अगेंस्ट बॉडी रिएक्ट कर गई। बायोलॉजिकल कोई भी इंसेक्ट आके हमें स्टिंग किया या कुछ किया, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आया कि हमने उसे हटाया। ये सब तीन तरह के हो सकते हैं। फिर हम आते हैं कॉन्शियसनेस में। एक वर्ड है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस से पहले एक चीज देख लेते हैं कि प्लांट्स और ये एनिमल्स वगैरह कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस देखते हैं। कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं,
एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, बैक्टीरिया भी कर देता है रिस्पॉन्स, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया। प्लांट्स में दे रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड, रिस्पॉन्ड थ्रू फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड आप आगे जब पढ़ोगे तो हमारे क्या कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर है, उसमें फोटो पीरियड डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं इसमें थोड़ा बता दे रहा हूँ कि लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। जो सनलाइट के पीरियड को, सनलाइट का जो पीरियड होता है, फोटो मतलब सनलाइट, पीरियड मतलब उसकी ड्यूरेशन की कितने टाइम तक सनलाइट रही, उसके प्रति इनका रिस्पॉन्स आता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कम सनलाइट होती है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दिखाते हैं, कुछ होते हैं प्लांट जो बहुत ज़्यादा तक सनलाइट रहती है तब वो रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे आपने गेहूं वगैरह का खेत देखा होगा, ये सब लॉन्ग डे प्लांट्स में आते हैं कि बहुत, जैसे नहीं गेहूं होता है कि शॉर्ट डे में आता है, क्योंकि उनको क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंड चाहिए होती है, उस टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उन्हें धूप बहुत मिनिमम चाहिए होती है, वो शॉर्ट डे प्लांट्स में आते हैं। और कोई दूसरे प्लांट्स हो गए, चाहे आप क्या कहते हैं चावल आवल के हो गए, ये सब लॉन्ग डे प्लांट्स में आ जाते हैं। ये डिटेल में पढ़ेंगे, मेनली अभी इसका मतलब समझ लो कि होता क्या है कि फोटो पीरियड पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स। एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ये रिस्पॉन्स करते हैं। हमारा स्किन हो गई, इस पे कुछ लगा तो हम रिस्पॉन्स किए, नोज हो गई, आईज हो गई, ईयर्स हो गई, टंग हो गया, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन है, इसके थ्रू हम अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल चेंज। कैसे? कुछ आप देखे होंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये आगे पढ़ोगे या फिर सुने भी होंगे कि कुछ उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं और कलर शो करते हैं, ये भी मतलब एक्सटर्नल चेंज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। फिर हम आ रहे थे सेल्फ कॉन्शियस पे कि सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है सिर्फ ह्यूमंस में, क्यों? इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है नो द रीजन ऑफ देयर बिहेवियर। अपनी करतूतों का कारण जानते हैं ये, मतलब अपने बिहेवियर का रीजन इन्हें पता होता है, तो उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। बट ये चीज बच्चों में नहीं होती है, छोटे बच्चे हो गए उन्हें नहीं पता होता है, उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुआ होता है, चीजों की समझ नहीं होती, आग जल रही होती है हाथ डाल देते हो उसमें। बट हम ह्यूमन से एडल्ट या धीरे धीरे जब बड़े होते हैं चीजें सीखते हैं तो हम जान जाते हैं, तब सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, ये सिर्फ ह्यूमंस में होती है। और एक लाइन लिखी है उन्होंने एनसीईआरटी ने कि अ पर्सन इन अ कोमा, इसको अपन लास्ट में लिख लेते हैं, इससे पहले हम ये कंफर्मेशन लिख देते हैं कि अपना ये डिफाइनिंग फीचर है कॉन्शियसनेस, क्योंकि कॉन्शियसनेस सब में प्रेजेंट होती है। कॉन्शियसनेस प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, hence consciousness is a defining feature। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। और एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि अ पर्सन इन अ कोमा, अ पर्सन इन अ कोमा, कोमा में है मतलब वो अनकॉन्शियस है, मतलब उसका ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड का मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी डेड है या बाकी सब चीजें, मेटाबॉलिज्म वगैरह तो हो ही रहा है, ब्रेन डेड है।
बट उसमें मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है, जो कि हमारा डिफाइनिंग फीचर है, तो हम इसको लिविंग ही बोलेंगे। एनसीईआरटी ने जस्ट क्वेश्चन किया था, पूछा था कि क्या ये लिविंग है या नहीं है, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये लिविंग है। ये अपना कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर कंप्लीट हुआ, मेटाबॉलिज्म भी हुआ, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, वो एक लिविंग रिएक्शन है बट लिविंग नहीं है वो, कि आप उसे लिविंग बीइंग जो हम कहते हैं वो नहीं है, वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ये आप एक बार लिख लो, फिर एनसीईआरटी में लास्ट में 2-3 लाइन है उसके बारे में बता देता हूँ, एग्रीगेशन के बारे में आप एक बार नोट कर लो, तब उसके बाद हम देखते हैं उसको। नेक्स्ट हम थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं एग्रीगेशन के बारे में, एग्रीगेशन है क्या। एग्रीगेशन एनसीईआरटी में लिखा है कि एग्रीगेशन के थ्रू नई प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं। एग्रीगेशन मतलब चीज़ों का इकट्ठा होना और एक नई चीज़ उसमें नई प्रॉपर्टी या नई फीचर ऐड कर देना। जैसे आप कार्बन देखे हो, कार्बन के मॉलिक्यूल्स वो इकट्ठा हो के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं। ग्लूकोज की प्रॉपर्टी अलग है, अब वो अलग अलग इकट्ठा होकर एक और चीज़ बनाते हैं, फिर सेल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल बना, मैक्रोमोलिक्यूल सेल, फिर टिश्यूज बने, ऑर्गन्स बने। मतलब जैसे जैसे ये इकट्ठा होकर कुछ चीज़ बनते हैं, हर चीज़ की प्रॉपर्टी ऐड होती जाती है, कि टिश्यूज का कोई और प्रॉपर्टी है, फिर और हम उससे आगे गए तो ऑर्गन की और प्रॉपर्टी कोई ऐड हो गई, कि अलग अलग ऑर्गन का कोई अलग फंक्शन है, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, पूरी बॉडी बनी, उसका एक अलग से मतलब प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ है, जैसे कि अभी हमने कहा कि चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, उनसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनसे सेल पे आते हैं, सेल से हम आते हैं टिश्यूज पे, टिश्यूज से आए ऑर्गन्स पे, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि थ्रू एग्रीगेशन न्यू फीचर्स या न्यू प्रॉपर्टी कह लो, प्रॉपर्टी या फीचर्स एडेड, कि नए फीचर्स नई प्रॉपर्टीज ऐड होती हैं। ये क्लास की कुछ लाइन थे जो समझ नहीं आती है जल्दी। ये यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेके चलेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक आप एक बार रिवाइज वगैरह कर लो, हो सके तो कुछ क्वेश्चन तो लगा लो, और साथ साथ में आप रिवाइज करते रहना। मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, बार बार आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना।